साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम लोग डिस्कस करेंगे 91 से लेकर के 120 तक सवाल और सभी पर थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि हम लोग उन सवालों को अपनी कलेक्शन में रख सकें। तो चलिएगा 91 सवाल पे मैं पहुंचता हूँ। अब पहला सवाल है एक सेकेंड। साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग आज चर्चा करेंगे दोबारा से कुछ सवालों पर जो ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है उसमें से सवाल नंबर 191 से लेकर के 120 तक। और इन सभी सवालों पर हम लोग इतनी तो चर्चा कर ही लेंगे कि ये हमारे कलेक्शन में शामिल हो जाएं। तो चलिएगा 91 सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें 3 नाम दिए हुए हैं, रजा खां, गुलाम मोहम्मद और इलियास खान। और ये बताना है कि इनमें से तीनों का संबंध किससे है। तो साथियों आप लोगों को बस यहाँ पे क्या करना है, याद कर लेना है सितार वादन से। तो सितार एक प्रकार का वेपन है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है, वेपन तो नहीं कह सकते। और उसमें से जुड़े हुए ये तीनों लोग हैं, रजा खां, गुलाम अहमद मोहम्मद और इलियास खान। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान कहाँ स्थित है। तो सीधा सीधा सवाल है, आपको ऐसे याद करना है, बनारस में। तो केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान बनारस में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आसान है और कॉमनली पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात के मामले में निम्नतम स्थान कौन रखता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बागपत। तो ये सवाल तो कई बार पूछ लिए गए, तो इनमें से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, भारत कला भवन संग्रहालय बनारस में स्थित है। यह जिसके विकास में मुख्य भूमिका निभाती है वह है। तो भारतीय कला भवन संग्रहालय, तो ये चित्रकला से जुड़ा हुआ संस्थान है। तो इसी के विकास में यह मुख्य भूमिका निभाती है। तो सीधे सीधे आपको याद करना है, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। अगला सवाल मैपिंग से जुड़ा हुआ है, इस पर विचार करें। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्रा और जौनपुर। तो आपको बताना ये है कि कौन सा इनमें प्रयागराज के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सोनभद्रा है ये सीमा प्रयागराज के साथ नहीं जोड़ता है। तो जहाँ भी 3 है वो आप शामिल नहीं करेंगे। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा सी, क्योंकि सोनभद्रा बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से अगर मैपिंग कर रखी है आप लोगों ने तो आसानी से सवाल कर सकते हैं। हीलियोफोबस ऐसे पौधों को कहा जाता है जो होते हैं, तो हीलियोफोबस ऐसे पौधे होते हैं जो छाया प्रिय होते हैं, यानी कि जो छाया में यानी कि शैडो में डेवलप होते हैं, उनको हीलियोफोबस बोलते हैं। कौन से पौधे हैं जो कीटभक्षी पौधों का उदाहरण है। तो ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और नेपेंथीज, तो ये तीनों ही पौधे ऐसे हैं जो कीटभक्षी हैं। और कीटभक्षी पौधे आपको पता है ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं या ऐसी मिट्टी में जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है या नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट 98 सवाल। कुछ सवाल तो डायरेक्ट हैं, उनको तो मैं सीधे ही बता रहा हूँ, लेकिन जो सवाल थोड़ा बहुत भी सोचने वाली बात है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। पुनर्जन्म का सिद्धांत, 98 सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का जो उल्लेख है वो बृहदारण्य कोश में मिलता है, ये बात भी सही है। बृहदारण्य उपनिषद भी कह सकते हैं, ये भी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसी वजह से जो राइट आंसर है वो है सी। तो पुनर्जन्म का पहली बार सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण और गार्गी याज्ञवल्क्य जो संवाद है वो बृहदारण्य उपनिषद में है। नेक्स्ट सवाल, संक्षेप में अगर फिक्की को लें तो इसका जो अंतिम अक्षर है आई, उससे क्या कंफर्म होता है। तो इसकी फुल फॉर्म में बोल देता हूँ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोबारा से सुन लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आई से क्या आता है? इंडस्ट्री। तो दैट्स वाई राइट आंसर है आपका बी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्थापना फिक्की की 1927 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिएगा, अमृता देवी पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में, ये बताना है। तो अमृता देवी पुरस्कार काफी फेमस है, वन्य जीव और वन के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर है ए, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखो, इस प्रकार के सवाल जो किसी भी बुक में नहीं मिल सकते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो पेटेंट अधिनियम हमारा पारित किया गया 1970 में, 1970 में। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नॉट पे आपको ध्यान देना है और बाकी सब चीजें हो जाएंगी। तो पहला है बिरहा, तो ये भोजपुरी साइड में होता है, बिल्कुल सही बात है। कजरी अवध वाले क्षेत्र में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। मल्हार ये ब्रज वाले ब्रज और अवध ये दोनों ही क्षेत्रों में गाया जाता है मल्हार, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर जो आपका बचता है वो है ढोला, जो कि आपका हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें हम लोग रहते हैं वहां पर ये गाया जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? तो न्यूनतम लिंगानुपात आपको पता है हरियाणा में है पहले, फिर पंजाब में है और उसके बाद तीसरा राज्य है राजस्थान। तो इसलिए राइट आंसर है बी। याद कर लीजिएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, इससे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इससे ये ब्लड से जुड़ा हुआ रोग है, आनुवांशिक है, ये भी आपको याद करना है। और इसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बनने बंद हो जाती हैं और दिक्कत हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चलो देखते हैं। पहला, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल समूह धारवाड़ तंत्र है, बिल्कुल सही बात है। आपको दो ही याद करनी है, धारवाड़ और गोंडवाना। तो गोंडवाना तो कोयले के लिए बड़ा फेमस है क्षेत्र, और धारवाड़ लोहा एस के लिए और अन्य एस के लिए। इसमें सोना, मैग्नीज, अभ्रक इत्यादि धात्विक खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, 106, भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो आपको क्या बताना है? असत्य चुनना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। अगर असत्य नहीं चुनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो भूकंप मूल ये बिल्कुल सही है, जहां से उद्भव होता है उसे भूकंप मूल ही कहते हैं। जहां भूकंप की तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन बताना है असत्य। दैट्स वाई ना तो ए ना बी। नेक्स्ट सवाल, 107, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो वैसे तो आपको पता है कि केरला में है, लेकिन ये उत्तर पूर्व की बात कर रहा है। तो उत्तर पूर्व में अगर बात करेंगे तो मिजोरम। तो मिजोरम ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? इस प्रकार के सवाल थोड़े से टिपिकल पड़ते हैं, हालांकि मैं तो देख करके ही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग या मेरे करे हुए हैं, लेकिन आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिएगा। कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस से है, ये बात भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दैट्स वाई राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, बाबर के शासनकाल में शाहरुख था। तो शाहरुख क्या था? चांदी का एक सिक्का था, जिसको बाबर ने अफगान अपने जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में चलाया था। तो चांदी का एक सिक्का था ये। नेक्स्ट, कालक्रम लगाना है, तो आप अंतिम स्थान पर जो भी आएगा
उसको हमें ऐड करना है और उसके बाद देखना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले सॉरी, तराइन का द्वितीय युद्ध की बात हो रही है। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया 1192 में। अलाउद्दीन खिलजी का राज्योहरण हुआ। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या पहले हुई, ये आपको पता है। इसी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे और तुगलक वंश आया बाद में। तो वैसे भी मोटा मोटा अगर आप देखें, सन की आवश्यकता नहीं है याद करने की, आपका सवाल आंसर ऐसे ही हो जाएगा। 110 का आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चले, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में से कौन से सट्टेबाज हैं? तो लेमडेक, तेजड़िया, मदड़िया, स्टैग। तो लेमडक, बुल, बियर, स्टैग, ये सारे ही जितने भी दिख रहे हैं ये एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं और ये सट्टेबाज के लिए ही होता है, जिनको आप लोग कहते हैं। सीधे सीधे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 112, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल अवस्थित है? तो ये बनारस में, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल अवस्थित है बनारस में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर बात करना है। प्रवाल भित्ति को उष्णकटिबंधीय समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्रवाल भित्ति को उष्णकटिबंधीय समुद्री वर्षा वन कहा जाता है। वर्षा वन की तरह यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इसी वजह से इसको यहाँ का समुद्री वर्षा वन कहते हैं। तो इसलिए राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, कुछ योजनाएं हैं, ये भी आपको देखनी है, तो सही सुमेलित करनी है, बाकी सारी हम छोड़ेंगे। काकरापारा परियोजना तापी नदी पर है। सबरीगिरी परियोजना ये पेरियार पे नहीं है, बल्कि इसकी एक सहायक है पंबा नदी पर। और पापनाशम जो परियोजना है वो है ताम्रपर्णी पर। तो कुल मिलाकर के जो राइट आंसर बचता है पहला और तीसरा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि सी आंसर। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। अब देखो, इस प्रकार के सवाल सीधे सीधे नहीं हो सकते जब तक हम मैपिंग ना करें। तो अगला देखिएगा, कर्णपुरा है। अगर आपको स्थिति इनकी याद है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो कर्णपुरा आपका दामोदर घाटी में, ठीक है, बंगाल साइड में कर्णपुरा। तातापानी आपका सोन घाटी, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। सिंगरेनी गोदावरी घाटी और विश्रामपुर महानदी घाटी। तो यहाँ से आप देखिएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि डी आंसर है। तो ये क्षेत्रों को आपको याद करना है। भारत में सीमांत जोत का आकार है। तो सीमांत जोत वो होती है जो 1 हेक्टेयर से कम होती है। तो बहुत कॉमन से सवाल है ये, तो आपको याद होने ही चाहिए और सीधे सीधे इनको याद भी करना है। ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स बन गया? तो पहले ये ब्रिक था, आप देख सकते हैं लेफ्ट में, और ये बाद में एस एस जुड़ गया, और एस का मतलब इसमें था साउथ अफ्रीका। तो यहाँ ये हुआ 2010 में। बहुत पॉपुलर सवाल है, आप लोग याद कर सकते हैं। 118 सवाल, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, जिसमें पूरे देश को फायदा पहुंचे। आयात शुल्क में कटौती होगी तो तभी बाहर के लोग हमारे देश में आएंगे और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, तो शामिल है। आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, ये भी बढ़ावा देगा लोगों को भारत में आने में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रभाव, अगर ये स्वतंत्र होगा तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि तीनों तो हैं। अब अगर आप विचार ना भी करें तब भी आपका आंसर डी हो जाएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का निवेश, अगर आप पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना, तो ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सवाल आपका देखिएगा, ट्रिम्स क्या है? तो ट्रिम्स है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि ये वो नियम कानून शर्तें हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो ट्रिम्स आपको ध्यान रखना है। तो ट्रिम्स जो भी हमारे यहाँ एफडीआई आएगा उस पर ये शर्तें लागू हो जाती हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, यानी कि सी आंसर। इसमें और में जो आप हैं उनमें देख सकते हैं कौन कौन सी गैसेस नहीं है। मैंने तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से बता दिया। तो आप लोग क्या करिएगा, मैं जो टाइम कर रहा हूँ वो शॉर्ट समय करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन बस कुल मिलाकर के इन सवालों पे हमें एक बार अपना मोटा मोटा हिसाब किताब बना लेना है ताकि किसी भी व्यक्ति से हम पीछे ना रह जाएं। तो ये तो सवाल आप लोग मेरे साथ साथ करते रहिएगा। चलिएगा, आज की वीडियो में इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।